वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पीएच। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक की रीडिंग हमें लेनी है। ठीक है, ये मालूम करने के लिए कि कब रीडिंग पे हमें स्टॉप कर देना है, हमें कैसे पता चला। इनिशियली हमारे पास पीएच आ रही थी लेस देन 7, दैट इज 3, 4, 5, 6, इसी रेंज के अंदर हमारे पास पीएच जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही थी। इंक्रीमेंट हमारे पास पीएच का हो रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा हाई इन क्वांटिटी नहीं है। अब क्या हुआ, जब हमारी एसिड खत्म हो गया, अब बेस ऐड कर रहे हैं, तो ड्यू टू द इंक्रीज बेस की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, दैट इज बेस की जो पीएच है वो हमेशा क्या होती है, अबव 7 होती है। एंड अगर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की आप उसके अंदर ऐड करें तो उसकी पीएच अबव 10 या 11 या 12 पे चली जाएगी। ठीक है, तो जब अब एक्सीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो पीएच हमारे पास क्या होगी, हायर पीएच हमारे पास अचीव हो रही होगी। ठीक है, इससे हमें पता चल गया कि अब जो एसिड था, जब विनेगर का जो हमने सैंपल लिया था उसके अंदर जितनी क्वांटिटी एसिड की मौजूद थी वो सारी की सारी अब न्यूट्रलाइज हो गई है। लेकिन अभी हमने प्रैक्टिकल को स्टॉप नहीं करना। वी हैव टू परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल, वी हैव टू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड मोर एंड मोर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वी विल मेजर द पीएच। ठीक है, हम ये काम करते रहेंगे। जब हमारे पास एक शार्प चेंज आ गया, दैट इज पीएच 6 से एकदम से हमारे पास अगर लेट सपोज 8 या 10 चली गई है, दैट इज अ शार्प चेंज। ठीक है, इसका मतलब है हमारा एंड पॉइंट तो आ गया, लेकिन पीएच मेट्रिक में हम वहीं पर लिखते नहीं है, बल्कि थोड़ा सा उसके अंदर ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें इक्विवेलेंस पॉइंट चाहिए, एंड पॉइंट हमारे काम का नहीं है। सो अब आपने क्या किया, 4 to 5 रीडिंग मोर ले ली जब चार्प चेंज आ गया है हमारे पास। एंड देन आपने उस तमाम रीडिंग को, क्या रीडिंग है हमारे पास, हमने वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया। हर दफा हमें पता था कितना वॉल्यूम हम ऐड कर रहे हैं, और हर दफा हमने क्या की है, उसकी पीएच नोट की। सो हमारे पास अब आपने ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पेपर के रिस्पेक्ट आपने 1 ml पे 2 ml पे जो जो पीएच आती जा रही थी वो हमने नोट करते गए। एंड उसके बाद उन तमाम ग्राफ को एक फ्री हैंड कर्व हम यहाँ पे प्लॉट कर होते हैं, कोई स्केल इस्तेमाल नहीं करते, फ्री हैंड कर्व, दैट इज जितने पॉइंट्स हैं उन सबको आपने फ्री हैंड से पेंसिल से उनको मैच कर दिया। इस तरीके का कर्व हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इस कर्व के अंदर समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। यहाँ पे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, लेकिन जब प्रैक्टिकल परफॉर्म कर होते हैं समटाइम एक क्रॉस में होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं सर्कल फिटिंग मेथड। एंड सर्कल फिटिंग मेथड में ये आपको एक कर्व नजर आ रहा है ना, यहाँ पे इस तरीके का कर्व है। एंड कोई भी कर्व अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, for me it is difficult to draw a circle without the compass, but just like this आपने क्या करना है, इस क्रॉस कर्व को कंसीडर करना है कि ये एक सर्कल का पार्ट है और यहाँ पे उसका एक सर्कल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ द कंपास। हम ये काम हम कंपास की मदद से करते हैं, प्रकार की मदद से करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक कर्व आ रहा है, इस कर्व के साथ भी हमें यही काम करना है, और यहाँ पर हमने एक सर्कल फिट करना है इस कर्व के रिस्पेक्ट से। अब जो भी सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, इन दोनों सर्कल को अब हमें स्केल इस्तेमाल करते हुए, ग्राफ बनाते वक्त हमने स्केल इस्तेमाल नहीं किया था, अब हम स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इन दोनों सर्कल के सेंट्रल पॉइंट को आप मैच कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, स्केल से होगा ये काम। और इससे क्या हुआ, ठीक है, इससे क्या हुआ, अब ये जहाँ पर ये जो लाइन हमने फ्री हैंड कर्व से ड्रॉ की हुई थी, जहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है इस लाइन को, दोनों सर्कल के सेंट्रल पॉइंट को हमने मैच किया स्केल से, जहाँ पे कट कर रहा है दैट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। एंड इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट का डिफरेंस हम बता चुके थे। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है कि जिस वक्त एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हुआ, अभी हमने मजीद सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड नहीं किया है, वो पॉइंट हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है। हम चाहते तो एंड पॉइंट भी मालूम कर सकते थे, जो हमने मजीद 1 ml ऐड किया एक्स्ट्रा, यहाँ पर पीएच में एकदम से बहुत ही हायर चेंज आया, शार्प चेंज आया। ठीक है, इनिशियली यहाँ पे पीएच देखें, आप खुद भी देख सकते हैं, दैट इज अ पीएच 6, और अगले ही 1 ml के ऊपर क्या हुआ, पीएच कहाँ चली गई, 12 पे चली गई। ठीक है, 11-12 के अराउंड है, तो ये शार्प चेंज आ गया है। अगर हम इस वॉल्यूम को यूज करेंगे, दैट इज दिस वन, ये वॉल्यूम हमारे पास एंड पॉइंट वॉल्यूम कहलाएगा, जो 1 ml मोर है इक्विवेलेंस पॉइंट से। ठीक है, और ये वॉल्यूम जो है हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट वॉल्यूम है। सर्कल फिटिंग मेथड के जरिए इक्विवेलेंस पॉइंट वॉल्यूम आ गया, ये इक्विवेलेंस पॉइंट वॉल्यूम हम इस्तेमाल करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द सोडियम
एसिडिक एसिड, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ, इस चीज को इस्तेमाल करते हुए हम एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन मालूम कर लेंगे। अनदर थिंग इज दैट द एसिड मैम रिसोर्स। जी बेटा। मैडम ये 20 to 30 के बिटवीन जो लाइन है ये इक्विवेलेंस बताएगी, इक्विवेलेंस ये जो पॉइंट। ऊपर से हमने ड्रॉ किया, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाला रेड वन, दैट यस। इज द पॉइंट। बट अगर हम क्या करें, इस वॉल्यूम को जहां पर हमारी पीएच में एकदम से ड्रास्टिकल चेंज आया था विदाउट ग्राफ, ठीक है, हमने ग्राफ नहीं बनाया, हमने जस्ट उस पॉइंट को ले लिया जहाँ पे पीएच में 6 से, पहली पीएच 6 आ रही थी, एकदम से वो चेंज आ गई, शार्प चेंज की वजह से क्या हुआ, पीएच 10 हो गई। तो अगर इस वॉल्यूम को इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या है, ये एंड पॉइंट वॉल्यूम है। अगर 25 पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है तो 26 पे हमारे पास क्या होगा, एंड पॉइंट वॉल्यूम होगा। सो इट इज एंड पॉइंट एंड दिस वन, ये जो रेड लाइन आपको शो हो रही है, ये इक्विवेलेंस पॉइंट है, जहाँ पे दोनों हमारे सर्कल फिट मेथड के अकॉर्डिंग, जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को, दैट इज दोनों सर्कल के जो सेंट्रल पॉइंट हैं वो हमारी फ्री हैंड कर्व को क्रॉस कर रहे हैं, ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। बस आपने ठीक क्या बताया, ये जो दोनों सर्कल के बाद जो बीच में लाइन आ रही है, वो दो डॉट आ रहा है, वो है, एक हाँ वो एंड ये पॉइंट है, इक्विवेलेंट पॉइंट है। इक्विवेलेंस पॉइंट है, ये वाला इक्विवेलेंस पॉइंट है। और ये 20 to 30 के बीच वाला। 20 के 30 के बीच वाला ही तो इक्विवेलेंस पॉइंट है, ये इक्विवेलेंस पॉइंट है, ठीक है। अब एंड पॉइंट नहीं है यहाँ पर। एंड पॉइंट में कह रही थी कि अगर हमने ये वॉल्यूम जो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आ रहा है, दिस वन, इसको अगर मैं परपेंडिकुलरली ड्रॉ करूं लाइक दिस, ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लू वाला जो है ये हमारा क्या है, एंड पॉइंट है, और ये जो रेड वन है ये हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है। यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है बी इक्विवेलेंस, जो रेड लाइन हमारे पास शो हो रही है ये इक्विवेलेंस पॉइंट है, दैट इज 25 ml पे। और एंड पॉइंट क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आता है, ठीक है। अगर हम इसको यही टाइट्रेशन अगर हम कर रहे होते यूजिंग द इंडिकेटर, इंडिकेटर कौन सा इस्तेमाल कर सकते थे, फिनोप्थिलीन इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। तो फिनोप्थिलीन में जब आपने किया, आपने उसके अंदर एसिड के अंदर बेस ऐड करते गए, यहाँ तक हमारे पास टाइट्रेशन हो गई। यहाँ पे फिनोप्थिलीन कलर चेंज, इस पॉइंट पे कलर चेंज नहीं करेगा, इस पेज के ऊपर फिनोप्थिलीन कलर चेंज नहीं करेगा। अब जैसे ही 1 ड्रॉप भी एक्सिस के अंदर जाएगा, वो 1 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या करेगा, फिनोप्थिलीन का कलर चेंज करने के लिए इस्तेमाल होगा, यूज होगा, कंज्यूम होगा। तो वो हमारे पास क्या है, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो, बिल्कुल 1 ड्रॉप की बात कर रही हूँ मैं, 1 ml की बात नहीं कर रही। तो इक्विवेलेंस पॉइंट बिल्कुल नियर होता है, लेकिन एंड पॉइंट से पहले आता है, ठीक है। एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आएगा जब थोड़ा सा भी एक्सिस, स्मॉल एक्सिस अमाउंट हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का चला गया, दैट इज द एंड पॉइंट। लेकिन जब स्मॉल एक्सिस नहीं गया है, जिस पॉइंट के ऊपर हमारा पूरा का पूरा एसिड एंड बेस दोनों न्यूट्रलाइज हुई है, दैट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट की पीएच भी आप मेजर कर सकते हैं। आपको पता है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, न्यूट्रलाइजेशन पीएच क्या होगी, किसी को याद है, केमिस्ट्री थोड़ी सी। सॉल्ट्स हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, तो सोडियम एसिटेट एसिटिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है, बेसिक है। बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट की पीएच क्या होगी, मोर देन 7, ठीक है। यस, नॉट मोर देन एग्जैक्टली 7 नहीं, मोर देन 7 आएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर भी देखो मोर देन 7 पे ही हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट का जो पीएच है वो मोर देन 7 आएगी। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते तो हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट की पीएच जो है वो इक्वल टू 7 आती। तो ये चीज भी एकदम से अगर हमारे पास पीएच में चेंज आ रहा है 6 to 7, अगर हमने इक्विवेलेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऐड कर दिया तो हमें पीएच 8 भी समटाइम ऑब्जर्व हो जाती है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू कि जो लाइन हमें नजर आ रही है स्ट्रेट, एकदम से स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके का कर्व आ रहा होता है लाइक दिस, ठीक है। तो इसके अंदर अब इक्विवेलेंस पॉइंट किस पोजीशन पे है वो हम मालूम भी कर सकते हैं। समटाइम इक्विवेलेंस पॉइंट का वॉल्यूम भी हम समटाइम ऐड कर चुके होते हैं। तो इट इज वेरी सिंपल, आपने इक्विवेलेंस पॉइंट का वॉल्यूम यूज करना है, दिस वन, ठीक है। एंड पॉइंट यहाँ पर नहीं आता, हम चाहें तो एंड पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एंड पॉइंट नहीं, यहाँ पे से इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, दैट इज वो पॉइंट जहाँ पे ना एसिड बचा है, एक्स्ट्रा है या रिमेनिंग है, ना बेस एक्स्ट्रा ऐड की गई है, वो पॉइंट। हालांकि बेस तो हमने बहुत सारी डाली थी, ठीक है, एक्स्ट्रा हमने काफी सारे 1 ml पे नहीं रुके थे, हम मजीद ऐड करते चले गए थे, लेकिन वो वॉल्यूम जो है एक्स्ट्रा, जस्ट फॉर मेकिंग द ग्राफ परफेक्ट,
हम इस्तेमाल हुआ है, अदरवाइज इक्विवेलेंस पॉइंट का वॉल्यूम हमें बिल्कुल वो मिला है जहां पर एसिड एंड बेस ने कंप्लीटली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम यूज होगा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन। एक और चीज जो है कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं इसी ग्राफ को अकॉर्डिंग। सो वो कैसे मालूम कर सकते हैं, हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और अभी जो इनिशियली आपने एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की दैट इज के ए का एक्सप्रेशन आपने देखा था कि के ए बेसिकली किसके इक्विवेलेंट है हमारे पास, के ए इज इक्विवेलेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द, अगर मैं एसिटिक एसिड के एसिटेट आयन को ए से डिनोट कर दूं, ठीक है, और हाइड्रोजन को तो H से ही डिनोट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, और एसिटिक एसिड को मैं HA से, दैट इज एसिटेट का जो CH3COO है उसको हमने क्या किया है, उसको हमने A से डिनोट कर दिया है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है। व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक अ नेगेटिव लॉग ऑन द बोथ साइड, ठीक है, अगर हम इसकी दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लें तो यहाँ पे नेगेटिव लॉग लेने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग को हम और क्या कह रहे होते हैं, P से डिनोट कर रहे होते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka विल बिकम P of Ka, दैट इज Ka। और इस तरफ अगर हम नेगेटिव लॉग लें तो नेगेटिव लॉग लेने से पहले हम क्या करते हैं, हम इनको सेपरेट आउट कर लेते हैं, हम H पॉजिटिव को अलग अगर लिख दें, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि H पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर रहा है किसको, A नेगेटिव और HA, इन दोनों एक्सप्रेशन में, ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक लिखने का तरीका है कि हम इन दोनों को डिफरेंट वे में लिख सकते हैं कि A नेगेटिव और HA का रेशो। अब जब हम इसका नेगेटिव लॉग लेंगे, दोनों तरफ लेना है हमें, ठीक है, जब हमने इसका नेगेटिव लॉग लिया, इक्वल के इस तरफ भी हमने क्या किया, नेगेटिव लॉग लिया, सो नेगेटिव लॉग ऑफ द, अच्छा यहाँ पे क्या है, दो चीजें जो मल्टीप्लाई हो रही है, A इंटू बी, थोड़ी सी मैथमेटिक्स केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास आ जाती है तो हमें उसको मालूम होना चाहिए। एक हम मैथमेटिक्स के अंदर या लॉग के लिए, लॉग को सॉल्व करने के लिए एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं जो, या दो एलिमेंट हैं या दो नंबर हैं जो कि एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो कांस्टेंट जो एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम इसका लॉग लेंगे इट विल बी इक्विवेलेंट टू द लॉग ऑफ A और प्लस log of b, ठीक है, log of a into b is equal to log of a plus log of b। ये एक फॉर्मूला है मैथ्स का, नॉर्मली जब भी मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। h जो है a है और a और ha जो है वो हमारे पास b है। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सो व्हाट वी हैव, यहाँ पर हमने दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लिया था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ h पॉजिटिव माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ A ओवर HA, ठीक है, इस फॉर्मूले की रिस्पेक्ट से हम क्या करेंगे, इसको ओपन अप कर देंगे। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव हमारे पास बराबर आ गया किसके, PH के, ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इज इक्वल टू PKa, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू PH, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर बेस, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्जुगेट बेस ओवर एसिड, ठीक है, सॉल्ट ओवर एसिड भी कहते हैं या फिर कॉन्जुगेट बेस ओवर एसिड कह सकते हैं। अब ये टर्म जब इक्वल के इस तरफ जाएगी, ये नेगेटिव के साथ, नेगेटिव लॉग के साथ है, इक्वल के उस तरफ आएगी, पॉजिटिव के साथ आ गई, सो इट इज द हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन। So if anyone asks you what is the Henderson-Heidelberg equation, you can say it's just it is derived from the equilibrium constant. तो अगर समटाइम जब वीक बेसिस को सॉल्व कर रहे होते हैं, वीक एसिड को सॉल्व कर रहे होते हैं, हम समटाइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, समटाइम हम हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों से हमारा आंसर बिल्कुल सेम आता है, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू इक्वेशन। बस हमने क्या किया, इक्वल के दोनों तरफ कुछ भी करेंगे तो उससे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, बट ये कि वो थोड़ी सी सिंप्लीफाइड वर्जन में हमारे पास हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन आती है। अब हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन क्या कर रही है, पीएच और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमारे रिलेट कर रही है। अच्छा,
इनिशियली हमारे पास क्या था, HA और A नेगेटिव था, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, वेयर इज इट, ठीक है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ था, हमने इसके अंदर बेस ऐड करनी शुरू की, तो हमारे पास क्या हुआ, वो इनिशियली हमारे पास HA ज़्यादा था, ठीक है, जैसे जैसे हम बेस ऐड करते जा रहे हैं हमारे पास A नेगेटिव की बेस एसिड जो है वो A नेगेटिव में कन्वर्ट होता जा रहा है। इनिशियली एसिड ज़्यादा था, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन एक का हमारे पास कन्वर्ट हुआ था। अब जैसे जैसे बेस ऐड करते जा रहे हैं HA A नेगेटिव में कन्वर्ट होता जा रहा है, दैट इज HA की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और A नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। इस पॉइंट पे जहाँ पर इक्विवेलेंस पॉइंट आया है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हुआ, HA हमारे पास पूरा का पूरा खत्म हो गया, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन उस वक्त तक वैलिड है जब दोनों चीजें में से कोई भी एक या दोनों चीजें मौजूद हो, या A नेगेटिव और HA दोनों मौजूद थे तो इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट वैलिड था। जब HA कंप्लीटली खत्म हो गया तो उस वक्त तो हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए हम इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये क्या है जिसके ऊपर सारा HA A नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ये वो पॉइंट है, ये इक्विवेलेंस पॉइंट वॉल्यूम, वो पॉइंट जिसके ऊपर HA हाफ क्वांटिटी HA की A में कन्वर्ट हुई हो, दैट इज अगर हमने लेट सपोज 10 मोलर लिया था या 10 ml लिए थे, ठीक है, तो हमने क्या किया 10 ml लिए थे, हमारे पास एक वक्त आया होगा कि हमारे पास 10 में से 4 जो है कन्वर्ट हो चुके होंगे इसके कॉन्जुगेट बेस में और बाकी के 6 हमारे पास रिमेनिंग होंगे, ठीक है, और एट द एंड हमारे पास क्या आया कि 10 के 10 जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं और यहाँ पे अब कोई भी एसिड मौजूद नहीं है, दैट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इक्विवेलेंस पॉइंट का हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास क्या होता है, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट जिसके ऊपर ये कॉन्जुगेट बेस और एसिड दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाए, दैट इज 10 में से 5 हमारे पास एसिड मौजूद है, रिमेनिंग है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, अनरिएक्टेड एसिड मौजूद है और 5 जो है वो हमारे पास हाफ जो है हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है इनटू द बेस। ये पॉइंट कब आता है, किसी भी टाइट्रेशन के अंदर, किसी भी टाइट्रेशन के अंदर ये पॉइंट आएगा बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट। जो इक्विवेलेंस पॉइंट वॉल्यूम था दैट इज 25 का हाफ करेंगे कितना आएगा 12.5, तो 12.5 के ऊपर जो हमारी पीएच होगी वो इक्वल आती है, जो भी पीएच है 12 हमने देखा 12.5 कहाँ आ रहा है, उसको लेके गए 12.5 पे जो हमने पीएच नोट की थी या जो ग्राफ के अकॉर्डिंग आ रही है वो कितनी पीएच थी, दैट इज 4.6 समथिंग, ठीक है, क्योंकि ग्राफ हमारे पास पूरा प्रॉपर स्केल के अंदर नहीं है तो हम जस्ट एस्टिमेट ही कर सकते हैं कि 4.6 हमारे पास आ रही है। तो हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच पीके के इक्विवेलेंट आ जाती है, दैट इज सेट बाय द हेंडरसन-हाइजेलबर्ग इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर जब 5 और 5 हमारे पास आएगा सो 5 एंड 5 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो लॉग किसका लेंगे हम 1 का लेंगे, लॉग ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, ये पूरी टर्म 0 हो गई, सो पीएच बिकम इक्वल टू पीके। कोई भी हम जरूरी नहीं कि हर दफा 10 ml आप इस्तेमाल करें, कभी 20 ml, मैंने ml की रिस्पेक्ट से बताया था क्योंकि समझना आसान है, अदरवाइज कंसंट्रेशन की रिस्पेक्ट से आप इसको कर सकते हैं। कोई भी हमने एसिड इस्तेमाल किया, इनिशियली जो भी टोटल कंसंट्रेशन एसिड की है वो मौजूद थी और स्मॉल फ्रैक्शन मौजूद था हमारी कॉन्जुगेट बेस का, हम बेस ऐड करते गए, एसिड कम होता गया, बेस बढ़ती गई, एसिड सारा खत्म हो गया, ये इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। इसी डायरेक्शन के अंदर एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके अंदर एसिड और बेस की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, उस पॉइंट को हमने आइडेंटिफाई करना है एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। सो हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर पीएच पीके के इक्वल आ जाती है, दैट इज हम इससे बड़ी आसानी से डिसोसिएशन कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। नाउ कैलकुलेशन, इन कैलकुलेशन में अब हमने क्या करना है, सिंपल, हमारे पास इक्वेशन मौजूद है। अब क्या हुआ है, हमारे पास एसिटिक एसिड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, सोडियम एसीटेट बनाया एंड वाटर, जाहिर सी बात है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सॉल्ट एंड वाटर तो बनेगा, ठीक है। मिलीमोल मेथड से कैलकुलेशन करनी है, अभी ग्राफ के अकॉर्डिंग आपने देखा था, अब हमें क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड की दैट इज द बेस की कंसंट्रेशन मालूम है
और हमें इस एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, जबकि हमें पता है कि सैंपल का वॉल्यूम हमने कितना लिया था, 20 ml लिया था। मिलीमोल मेथड इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। कंसंट्रेशन बेस की लिखी हुई थी, ये स्टैंडर्डाइजेशन के जरिए से आएगी। वॉल्यूम हमारे पास आया ग्राफ से, ठीक है, ये इधर इक्विवेलेंस पॉइंट वॉल्यूम दैट वाज 25। वॉल्यूम ग्राफ से हमारे पास आ गया 25 ml। सिंपल क्या करना है, कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसके वॉल्यूम से, दोनों बेस का वॉल्यूम, बेस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई किए, मिलीमोल आए किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोल हमारे पास आ गया, दैट इज 0.275, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.01 से। अब मोल रेशियो क्या है, इक्वेशन में लिखा है कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। सो दैट इज टेकन फ्रॉम द मोल रेशियो, इक्वेशन टेकन फ्रॉम द, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास मोल रेशियो आ गया। मोल रेशियो के बाद हमारे पास क्या है, 1 मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, बल्कि मिलीमोल हमारे कितने कंज्यूम हुए हैं वो हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं, दैट इज 0.275। तो 0.275 को इक्वल के दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। तो क्या आया, 0.275 मिलीमोल हमारे एसिटिक एसिड के रहे होंगे, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.275 मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए था। अब 0.275 मिलीमोल कितने वॉल्यूम में थे, जो हमारा विनेगर का वॉल्यूम था, दैट इज 20 ml, ठीक है। तो 20 ml की जरूरत पड़ेगी। तो इन तमाम चीजों की, देखो हमें कंसंट्रेशन की जरूरत थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, हमने ऑब्जर्वेशन के अंदर लिखी थी। हमें वॉल्यूम की जरूरत थी एसिटिक एसिड की सैंपल की, ये हमने ऑब्जर्वेशन में लिखी थी। तो ऑब्जर्वेशन में वो तमाम चीजें लिखी जाती हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ती है कैलकुलेशन में, ठीक है। क्योंकि अगर हमें नजर आया कि हमने कुछ कैलकुलेशन में गलती की है नहीं, तो हम कैसे रीचेक कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से रीचेक कर सकते हैं। तो मोलैरिटी क्या है, मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है एसिटिक एसिड का ऑब्जर्वेशन से हम ले सकते हैं, हमने इसको डिवाइड किया एंड द कंसंट्रेशन इज फाउंड टू बी 0.0137 मोलर, ठीक है। ये एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन आ गई, क्योंकि अभी हमारे पास कोई सैंपल नहीं था, इट इज जस्ट एन एज्यूम वैल्यूज हैं, एज्यूम कंसंट्रेशन है। बट जब आप काम करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल कंसंट्रेशन आएगी एसिटिक एसिड की। सो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका 20 ml है, 20 ml में कितने मिलीमोल्स मौजूद हैं, ये भी आ जाएगा। और अगर आप उसकी जो कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन दैट इज 100 ml के या 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स मौजूद हैं, दैट इज द मोलैरिटी, वो भी आपको अपनी आइडेंटिफाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी वापस आते हैं, हमारा टास्क सिर्फ कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना नहीं था, बल्कि हमारा टास्क था पी के ए मालूम भी करना, ठीक है। तो पी के ए के लिए हमने क्या किया, ये इक्विवेलेंस पॉइंट 25, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट 12.5, 12.5 के ऊपर जो पीएच हमारे पास आ रही है, दैट इज आई एम अप्रोक्सीमेटिंग इट एज अ 4.6। सो 4.6 हमारे पास आ गई। पीके दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ द के ए। तो अगर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट मालूम करना है तो हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पीके मैंने अभी ग्राफ के साथ जो रीडिंग आई है, दैट इज अ 4.6। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज एक्चुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं हमें एक्चुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं मिलता, लेकिन उसके करीब तरीन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल रहा होता है, ठीक है। बिकॉज इक्विलिब्रियम के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एंड वी डोंट कंसीडर देम। सो 4.6 जो है पी के वैल्यू आया एंड इट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ द के। फिर नेगेटिव का साइन, इक्वल दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और यहाँ नेगेटिव आ गया। अब लॉग को कैंसिल आउट करने के लिए सिंपल सी चीज है कि आप एंटी लॉग लेते हैं दोनों तरफ, इक्वल के दोनों तरफ आपने क्या कर लिया, एंटी लॉग ले लिया। 4.6 नेगेटिव ऑफ द 4.6 का एंटी लॉग लेंगे और एंटी लॉग लेंगे लॉग ऑफ के का, तो ये लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। लॉग का एंटी लॉग लेंगे, खत्म हो जाएगा, के ए बचेगा। और यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे 4.6 का, दैट इज 2.5 एक्सपोनेंट -5। तो के ए हमारे पास आ गया एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक एसिड, दैट इज द एसिटिक एसिड। किसी भी वीक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर, यूजिंग द हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन, जिसमें ये जो स्टेट कर रही होती है कि हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर जो पीएच है, जो पीएच डिटरमाइन की गई है एक्सपेरिमेंटली, that pH is equal to the pK of the acid. So this is all about today, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बुक्स के अंदर भी मिल सकती हैं।